Hello students, we are considering MCQ based on case scenario. This case scenario is based on determination of transaction price related with Ind AS 115. Before doing this scenario, first let us see theoretical concept of transaction price. So this is our step number 3 for recognition of revenue. So like we know that when a product is transferred to customer, which also means performance obligation is satisfied, the seller entity shall recognize the amount of transaction price as revenue. जब भी आप कोई प्रोडक्ट ट्रांसफर करते हैं कस्टमर को तो आपने उसका प्राइस रिकॉग्नाइज करना है विच इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्राइस एंड दिस इज कॉल्ड अवर रेवेन्यू. So in this case, the transaction price is the amount of consideration receivable at the time of transfer of product, but excluding discounts and amounts collected on behalf of third parties. तो ट्रांजेक्शन प्राइस पे हम कंसिडर करते हैं कि आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा कस्टमर से, कोई आप डिस्काउंट दे रहे हैं या कुछ अमाउंट आपने कलेक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर ट्रांजेक्शन प्राइस. It means transaction price is adjusted mainly for 4 components. उसके 4 components हैं. नंबर 1 वेरिएबल कंसीडरेशन. इट मीन्स कंसीडरेशन आपका जब वेरिएबल हो जाता है जब आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं फॉर बल्क क्वांटिटी. सो वी कैन से ट्रांसफर प्राइस इज रिवाइज्ड ड्यू टू डिस्काउंट और बोनस है. सेकंड हम डिस्कस करेंगे ट्रांजेक्शन प्राइस में फाइनेंसिंग एलिमेंट कैसे है. तो फाइनेंसिंग एलिमेंट मीन्स इंटरेस्ट का एलिमेंट भी अराइज हो जाता है when payment is delayed. So transfer price is adjusted for delay in payment. So third component है आपका non cash consideration. Sometimes a customer provides additional goods and services to the seller entity that is also adjusted in our transaction price. It means transaction price adjusted for additional goods or services receivable from customer. Fourth component हम डिस्कस करेंगे. Sometimes we have to pay penalty to the customer. This is called, or sometimes we have to pay reward to the customer. So this is consideration payable to customer. It means transfer price is adjusted for goods or services to be provided to customer in future. तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले सबसे पहले कि जो वेरिएबल कंसीडरेशन है जैसे डिस्काउंट्स हैं उनको अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस में कैसे एडजस्ट करना है. So let us see transaction price based on variable consideration. So we can say that consideration आपका variable का होता है. The consideration receivable for a contract becomes variable in following cases. उसके डिफरेंट केसेस हैं. नंबर 1 आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं को कस्टमर फॉर लार्ज वॉल्यूम्स, या फिर आपको बोनस रिसीव हो रहा है फॉर टाइमली परफॉर्मेंस. देखिए आप प्रोडक्ट को टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं यू गेट बोनस, और पेनल्टीज आर पेबल फॉर डिले इन परफॉर्मेंस. तो सभी केसेस में हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस जो है वो चेंज हो सकता है. तो किसी का जो वेरिएबल कंसीडरेशन. अब देखते हैं जब आपका कंसीडरेशन वेरिएबल है तो आपने कितने प्राइस पर अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है. उसके कुछ मेथड्स हैं ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस बेस्ड ऑन वेरिएबल कंसीडरेशन. तो देखिए आपको लगता है कि आपकी डिफरेंट सेल्स हो सकती हैं, उसके डिफरेंट प्राइसेस हो सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड. इन दिस केस वी डिटरमिन ट्रांजेक्शन प्राइस दिस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वेटेड अमाउंट. तो आपको प्रोबेबिलिटी मेंशन की होगी कितनी सेल हो सकती है उसका क्या प्राइस होगा, उसके बेस पर हम उसकी वेटेड एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. तो सेकंड है मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड. तो इसमें हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट नहीं करते हैं. तो जिस पॉसिबिलिटी का सबसे ज़्यादा चांस है तो उस प्राइस को हम कंसीडर कर लेते हैं. इट मीन ट्रांजेक्शन प्राइस है जो सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट हाईएस्ट चांस इसका होगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी मोर देन 50%. तो दैट प्राइस विल बी कंसीडर्ड एज ए ट्रांजेक्शन प्राइस. तो थर्ड मेथड है कॉम्बिनेशन मेथड. तो ये तब अप्लाई होता है जब आपकी डिफरेंट अनसर्टेनिटीज होती हैं. It means in this case we apply expected value for one uncertainty and most likely value for the second uncertainty. तो it means uncertainties होती हैं जब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 100% श्योर नहीं है. जैसे अब आपके इसमें हम फिर दोनों ही मेथड को कंबाइन कर रहे हैं. तो एक अनसर्टेनिटी के लिए आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई हो रहा है और दूसरी के लिए मोस्ट लाइकली वैल्यू. फोर्थ पॉसिबिलिटी आप देखेंगे
तो कई बार हमें फ्यूचर के अनसर्टेनिटी मेंशन नहीं की है, तो इट मीन्स हम ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे डिटरमिन करेंगे। तो उस केस में जैसे जैसे इवेंट्स आपकी चेंज होगी, ट्रांजैक्शन प्राइस को हम रिवाइज कर रहे हैं, जिसे कहा कि रिवीजन इन ट्रांजैक्शन प्राइस विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। It means transaction price is revised with retrospective effect due to changes in expected sales volume। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है इनिशियली कि सेल्स आपकी कम होगी, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट इन लेटर ऑन यू एक्सपेक्ट किया कि सेल विल इंक्रीज, सो दैट यू आर एबल टू रिसीव डिस्काउंट। तो उस केस में आपने ट्रांजेक्शन प्राइस को रिवाइज करना है विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अब देखते हैं जब ट्रांजेक्शन प्राइस आपका डिटरमिन हो जाएगा, तो उसके बेस पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन की आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी इनकी बुक्स और सेलर एंटिटी। So now let us see how journal entry will be recorded in the books of seller entry for recognition of revenue. So first entry will be our bank or receivable account debited. Here we have to show whatever amount we receive, and then we have to show what is the transaction price. At that price we will recognize our sales revenue. To sales revenue, this is at transaction price जो आपने डिटरमिन किया है एज पर मेथड। एंड इफ़ यू रिसीव मोर अमाउंट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल बी डिस्काउंट, तो उसको आपने आगे लाइबिलिटी शो करना है, दिस इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, एंड यू कैन गिव नेम टू दिस लाइबिलिटी के एडवांस फ्रॉम कस्टमर। दिस विल बी अवर एंट्री, अमाउंट जो आपको रिसीव हो रहा है एंड हाउ मच की ट्रांजेक्शन प्राइस एंड हाउ मच की लाइबिलिटी। फिर नेक्स्ट टाइम फिर आप फर्दर सेल्स करते हैं एंड नाउ यू आर एबल टू रिसीव डिस्काउंट, then again we will pass this entry bank or receivable, so account debited। और ये जो आपको एडवांस मिला था वो आप एडजस्ट कर लीजिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी, दिस इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, राइट। ये लाइबिलिटी आपकी एडजस्ट हो जाएगी नेक्स्ट टाइम टू सेल रेवेन्यू अकाउंट। और इसमें आपको 3 तरह की पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, वो देखते हैं आप कि सेल्स वॉल्यूम आप किस तरीके से डिटरमिन करेंगे। सेल्स वॉल्यूम 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब आप मेथड अप्लाई कर रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, मोस्ट लाइकली मेथड, उसके बेस पर आप पहले पूरे साल का सेल वॉल्यूम हम डिटरमिन कर सकते हैं। इट मीन्स सेल्स वॉल्यूम फॉर ईयर इज एस्टिमेटेड, जिसे कहा कि टोटल सेल वॉल्यूम। बट पीरियोडिकली वैसे क्वार्टरली हाफ ईयरली में कितनी सेल्स हो रही हैं वो आपको मेंशन नहीं की है, तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक सेल्स, तो आर नॉट अवेलेबल, तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपने सेल वॉल्यूम फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड बट पीरियोडिक सेल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, इसमें ये सेकंड केस बना लेते हैं पीरियोडिक, तो सेल्स आर अवेलेबल। पीरियोडिक में जैसे फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट हाफ ईयर में कितनी सेल्स की हैं उसके यूनिट्स आपको मेंशन किए होंगे। और थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी क्या बनती है कि जो टोटल सेल्स हैं वो भी हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स टोटल सेल सो फॉर ईयर कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। उस केस में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, जैसे जैसे आप सेल्स करेंगे इट मीन्स पीरियोडिक सेल्स आपके पास अवेलेबल हैं, वी कैन से दैट पीरियोडिक सेल्स आर अवेलेबल, तो उनके बेस पर आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कीजिए। और लेकिन जैसे जैसे सेल्स आपकी इंक्रीज होगी और डिस्काउंट मिलेगा, तो अब इस केस में हम अपना ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो रिवाइज कर देंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस विल बी रिवाइज विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अब इनके तीनों केसेस पर हम एक प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में पहले हम कर रहे हैं कि सेल्स वॉल्यूम फॉर द ईयर इज एस्टिमेटेड एंड पीरियोडिक सेल्स आर आल्सो अवेलेबल। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल। नाउ लेट अस सी स्टार्ट अवर केस सिनेरियो। लेट अस सी डाटा गिवन इन दिस सिनेरियो इज so ABC Limited supplied plastic buckets to wholesale customers as per contract entered into between ABC Limited and the customer for current financial year. So ending 31st March, price per plastic bucket will decrease retrospectively as sales volume increases within the stipulated time of 1 year. तो इसमें ABC कंपनी है और आपने बकेट्स को सेल करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर किया है कस्टमर के साथ। बट इसमें जो प्राइस एप्लीकेबल होगा जिसे फॉर एंटायर सेल विल बी बेस्ड ऑन सेल वॉल्यूम ऑफ बकेट्स ड्यूरिंग द ईयर।
प्राइस की आपको रेंज दी है, प्राइस में भी 90, 80, 70 और आपको सेल्स वॉल्यूम दिए हैं 0 को 10,000 यूनिट्स, 10,001 को 35,000, 35 को above. So all transactions are made in cash and ABC Limited has estimated the sales for current financial year after considering a probability of 15%, 75% and 10% for sales volume of 9,000 units, 28,000 units and 36,000 units respectively. तो मीन्स आपके सेल के जितने प्राइसिंग हैं, क्वांटिटीज़ हैं, जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये हमने एस्टिमेशन किया है पूरे साल के लिए, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं और उसके सेल्स वॉल्यूम है। नाउ नंबर 1 MCQ they are asking calculate the transaction price at which revenue is to be recognized in the books of accounts of ABC Limited as per expected value method। तो पहले आपको डिटरमिन करना है बची ट्रांजेक्शन प्राइस एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। सेकंड MCQ they are asking determine the amount of revenue to be recognized so for current financial year assuming that ABC Limited achieved the same number of units of sales to the customer during the year as initially estimated under expected value method। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड के बेस पर आपने क्वांटिटी एस्टिमेट की है उतनी ही क्वांटिटी आपकी सेल हो रही है पूरे साल में, अब उसका आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं डाटा देखो आपको मेंशन किया है। तो दिस इज अवर ABC Limited, this is the seller entity, so data is given for different pricing। तो प्राइस आपको मेंशन किया है पर यूनिट इन रुपीज में। तो प्राइस कैन बी 90, 80 और 70 पर यूनिट एंड सेल्स वॉल्यूम इज आल्सो गिवन। इट मीन्स इफ अवर सेल्स वॉल्यूम इज 0 to 10,000 यूनिट्स, तो ये आपको मेंशन किया है यूनिट्स में, 0 to 10,000। So next when it is 10,001 to 35,000 units and next is 35,001 and above. So then it is given that now seller entity has estimated that 15% चांस है अब आपका। तो अब हमने एस्टिमेशन किया है बट ये एस्टिमेटेड सेल, ये सेल्स वॉल्यूम आपको मेंशन किए हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको मेंशन की है। तो इसके 15% चांस है, 75% एंड 10%, 15, 75% एंड 10%। So what will be our sales volume? So it will be 9,000 units। तो ये आपको यूनिट्स मेंशन किए हैं 9,000, 28,000 और it may be 36,000 units respectively। Now we have MCQ number 1। तो आपको अप्लाई करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड वी हैव टू डिटरमिन व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो ये आपको डिटरमिन करना है। इसमें हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड वेटेड एवरेज प्राइस, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी के बेस पर आपका वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेट अस सी नाउ सेल्स वॉल्यूम देखो आपको मेंशन की हैं, सेल्स के यूनिट्स आपको दिए हैं। तो यूनिट्स आर 9,000 यूनिट्स, 28,000, 36,000। प्रोबेबिलिटी की गिवन दिस इज 15%, 75% एंड 10%। तो अब आप इस वॉल्यूम के बेस पर प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं। इफ वॉल्यूम इन 9,000 इट मीन इन बिटवीन 0 to 10 what will be price, so our transaction price it will be 90 rupees। when sale volume is 28,000 which is in between 10,000 and 35, so price will be 80 rupees and when it is 36,000 more than 35 price will be 70। तो आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कीजिए यूनिट से तो वो आपकी आ जाएगी वो की एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम। और इसी तरीके से प्राइस कैलकुलेट करने के लिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी, इट विल बी सेल वैल्यू इन रुपीज। तो लेके से एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 90,000, 9,000 इंटू 90, तो 810,000 यानी कि 28,000 इंटू 80, 22,40,000 यानी कि 36,000 इंटू 70, दिस इज 25,20,000। So now you take total
तो नाउ वी कैन कैलकुलेट वेटेड एवरेज सेल्स वैल्यू। अब ये सेल्स वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी से, तो वी विल गेट व्हाट इज एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू। तो पहले कैलकुलेट करते हैं सेल वैल्यू, जैसे कि 810 इंटू 0.15, देन 22,40,000 इंटू 0.75, then 25,20,000 into 0.10. So this is coming to be our 20,53,500। ये आपकी सेल वैल्यू आ गई रुपीज में। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए सेल क्वांटिटी, सेल यूनिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी से, जैसे 9,000 इंटू 0.15, 28,000 इंटू 0.75, 36,000 इंटू 0.10। So expected sale volume is coming 25,950। ये आपके यूनिट्स आ गए हैं एंड दिस इज टोटल सेल वैल्यू। So now we can calculate transaction price. So transaction price is equal to weighted average price, that is total sale value 20,53,500 divided by units 25,950। ये आपका एवरेज प्राइस बन जाएगा 20,53,500 divided by 25,950। So average price is rupees 79.13। This is your transaction price MCQ1 में। Now you can see, so which option is correct? Answer is option number B is correct। So next we have second MCQ. So in this case we have to determine the amount of revenue to be recognized, assuming that ABC Limited achieved the same number of units of sales to the customer during the year as initially estimated under expected value method। So let us see MCQ number second। So here also we have to follow expected value method। तो इस मेथड के बेस पे जो आपने सेल्स वॉल्यूम डिटरमिन किया है वो आपका सेम रहेगा फॉर द होल ईयर, तो वही आपकी सेल्स हैं। और ट्रांजैक्शन प्राइस हमने कैलकुलेट किया है, यू कैन सी व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम एज पर दिस मेथड एंड दिस इज फॉर होल ईयर, फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, दिस इज 25,950 यूनिट्स and what is transaction price which is weighted average price 79.13। तो इस केस में अब आपको पीरियोडिकल सेल्स मेंशन नहीं की है, तो अब आपने क्या करना है, जो आपकी रेंज है, अब देखो आपकी पहली रेंज है अप टू 10,000 यूनिट्स है, तो इट मीन्स पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे रेवेन्यू अप टू 10,000 यूनिट्स। इट मीन्स अब फुल ईयर चल रहा है, जैसे जैसे सेल हो रही है अप टू 10,000 यूनिट्स है, तो आपने जो रेवेन्यू रिसीव होगा वो आपको रिसीव होगा प्राइस 90 रुपीज़। बट आपने जो रिकॉग्नाइज करना है सेल रेवेन्यू उसका एवरेज प्राइस है 79.30। तो व्हाट विल बी एंट्री इन दिस केस, बैंक और रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, जैसे मेंशन नहीं किया है वैसे आपको मेंशन किया ही है इसमें तो क्वेश्चन में, ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड इन कैश। तो इट मीन्स आप एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, सारी ट्रांजेक्शन कैश पर हो रही हैं, टू सेल रेवेन्यू एंड टू, अब जो आपको एक्स्ट्रा प्राइस मिलेगा वो आपका एडवांस माना जाएगा विथ फाइनेंशियल लायबिलिटी, टू फाइनेंशियल लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अवर बैंक। बैंक में देखो आपको मिलेंगे 10,000 यूनिट्स हैं और आपका प्राइस है 90 रुपीज़, इट मीन दिस विल बी 9 लाख रुपीज़ वी रिसीव इन बैंक। पर आप अपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है एट द रेट ऑफ 79.13 इंटू 10,000 यूनिट्स, तो दिस विल बी 791,300। तो बैलेंस आपका एडवांस माना जाएगा। तो हाउ मच इज दिस, 9 लाख माइनस 791,300, 108,700। अब आपकी एक्सपेक्टेड सेल है टोटल पूरे साल की 25,950। इट मीन्स ये आपकी फॉल कर रही है जो सेकंड रेंज है फ्रॉम 10,000 टू 35,000। इट मीन्स अब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है फॉर बैलेंस यूनिट्स के लिए, रेवेन्यू फॉर बैलेंस यूनिट्स, तो ये हम ले रहे हैं अप टू सेकंड रेंज अप टू 35,000। तो ये आपके 35,000 की कैटेगरी में ही फॉल कर रहे हैं। इट मीन्स अब आपको एक्चुअल जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 80 रुपीज़ पर यूनिट, उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलना चाहिए। तो इट मीन्स व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, अब आपने एक्चुअल सेल की है 25,950
इनको 80 रुपये जब आपका प्राइस है तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा जो आपको मिलेगा 25,950 इंटू 80, जिसे 20,76,000। तो इट मीन्स जो पहले 10,000 यूनिट्स आपने सेल किए हैं, 10 आपने उसमें 90 रुपये रिसीव किए हैं कस्टमर से, नाउ कस्टमर विल पे ओनली 80 रुपीज़। तो इट मीन्स इसमें से माइनस कर दीजिए 9 लाख जो आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं कस्टमर से। तो ये आपका बन जाएगा अमाउंट जो आपको रिसीव होगा कस्टमर से सेकंड टाइम, जिसे 11,76,000। सो व्हाट विल बी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये आपकी एंट्री हो रही है फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईयर। अब जो आपने एडवांस लिया था वो कैंसिल कर दीजिए आप, फाइनेंशियल लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल रेवेन्यू। अब ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा फॉर बैलेंस यूनिट से। तो बैंक में आपका रिसीव हो रहा है 1176 एंड 108,700, एक रेवेन्यू बन जाएगा अब आपका, जिसे 12,84,700। तो इट मीन्स आपको देखो टोटल अमाउंट मिला है 20,76,000, पर उसमें से हमने अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया है टू टाइम का यूनिट 791,300 एंड प्लस 12,84,700। तो आप चेक कर लीजिए 12,84,700 प्लस 791,300 टोटल आपका बनेगा 20,76,000 जो अमाउंट आपको एक्चुअल में रिसीव हो रहा है। तो इट मीन्स आपका आंसर है सेल रेवेन्यू अप टू 10,000 यूनिट्स विल बी गेस and for balance units it will be 12,84,700. Now you can see which option you correct. Answer is option number C. Next we have MCQ number 3. So in this case we have to determine the transaction price at which revenue is to be recognized based on most likely method instead of expected value method. आपको डिटर्मिन करना है बल्कि ट्रांजेक्शन प्राइस इन केस ऑफ मोस्ट लाइकली मेथड है। तो मोस्ट लाइकली मेथड में क्वाइट सिंपल होते हैं। तो आप देखिए आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दी हैं जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है एंड मोर देन 50%, तो वो आपका प्राइस कंसीडर हो जाएगा। तो जैसे आपको मेंशन किया है 15% चांस है कि आपकी सेल्स होंगी 9,000, तो यू कैन से 15% चांस दैट सेल्स आर 9,000 यूनिट्स, ये आपको यूनिट्स लिए हैं सेल के। देन 75% चांस है कि आपकी जो सेल्स होंगी सो दैट विल बी 28,000 यूनिट्स एंड 10% चांस दैट सेल विल बी 36,000 यूनिट्स। तो वट इज मोस्ट लाइकली मीन्स जिसकी हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी है 75% एंड दिस शुड बी मोर देन 50% आल्सो। तो इट मीन्स मैक्सिमम आपकी जब सेल हो सकती है 28,000 यूनिट्स, तो ये आपका फॉल कर रहा है इन द रेंज ऑफ 10,000 टू 35,000 यूनिट्स। देयरफॉर एज पर दिस मेथड ट्रांजैक्शन प्राइस इज ₹80 एंड एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम जो आपका पूरे साल का होगा एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम इट विल बी 28,000 यूनिट्स। तो आप चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस ₹80 है एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो इन दिस केस अवर आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर C. So this is your given to us, option number C. Next we have MCQ number 4. In this case we have to determine the amount of revenue to be recognized by ABC Limited, assuming that ABC Limited achieved the same number of units of sales to the customer during the year as initially estimated under most likely value method एंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो आपने जो सेल्स होंगी हमारी पूरे साल की वो होंगी जो आपने डिटर्मिन किया है फिर मोस्ट लाइकली मेथड है। तो इट मीन्स सेम मेथड है मोस्ट लाइकली मेथड। सो व्हाट विल बी अवर सेल रेवेन्यू। तो आप देखिए टोटल जो आपका सेल रेवेन्यू होगा एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम विल बी 28,000 यूनिट्स जो आपने डिटर्मिन किए हैं एज पर मोस्ट लाइकली मेथड। सो इट मीन्स 28,000 और उसका प्राइस है आपका 80 रुपीज़। ये आपका फॉल कर रहे हैं क्या रेंज ऑफ 10,000 टू 35,000, सो वेयर प्राइस विल बी 80। तो दिस विल बी अवर टोटल सेल रेवेन्यू फॉर द होल ईयर 28,000 इंटू 80 22,40,000। अब आपने इसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। अब इसमें आपको पीरियोडिकल सेल मेंशन नहीं किए हैं, तो पहले आपको लेना है रेवेन्यू फॉर सेल्स अप टू 10,000 यूनिट्स। जब आप अप टू 10,000 यूनिट्स करेंगे तो आपका प्राइस चल रहा है 90 रुपीज़, इतनी कस्टमर से हम रिसीव करेंगे 90 रुपीज़। तो व्हाट विल बी एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिटेड
बट हमने सेल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है एट द रेट ऑफ ₹80 टू सेल रेवेन्यू अकाउंट। तो बैलेंस आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इट मीन्स हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड, आपको मिलेंगे 10,000 इंटू 9 लाख रुपीज़। बट अब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है 10,000 इंटू 80 1 लाख रुपीज़। प्राइस है आपका 1 लाख आपका एडवांस आ जाएगा। तो अब बैलेंस सेल होंगी आपकी रेवेन्यू फॉर तो बैलेंस सेल यूनिट से यूनिट अब आपके 28,000 माइनस 10 किसी के 18,000 जो यूनिट से किसी के 18,000 जो यूनिट से। तो आप देखिए अब आपको कितना कैश मिलेगा। टोटल ड्यू है अब आपका 2240, उसमें से आपको 9 ऑलरेडी रिसीव हो गया है। नाउ वी विल रिसीव बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कस्टमर को अपने पूरे साल में सेल की है 28, इट मीन्स कस्टमर विल पे प्राइस 80 रुपीज़ ओनली फॉर ऑल यूनिट्स। तो जो उसने पहले पे किया था वो एडजस्ट हो जाएगा आपका सेकंड टाइम। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और जो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपने शो की है बुक्स में एडवांस, उसको आप एडजस्ट कर लीजिए टू सेल रेवेन्यू अकाउंट। इट मीन्स बैंक में आपको मिलेंगे 2240 माइनस 9 13,40,000, और लायबिलिटी आपकी बुक्स में है 1 लाख। इसमें टोटल सेल रेवेन्यू विल बी 14,40,000। तो पहले आपको शो करना है रेवेन्यू अप टू 10,000 यूनिट्स ₹1 लाख, देन ₹14,40,000। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। In this lecture, we have discussed a case scenario based on a transaction price under Ind AS 115. फर्दर टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।